जरा एक छोटी सी चीज इमेजिन कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपके फोन से आपके कैलेंडर वाला जो ऐप है वो गायब है, आपकी घड़ी भी बंद है, गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई वेदर ऐप नहीं है, कोई डिजिटल रिमाइंडर नहीं है। अब बताइए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेट है, या आपको फसल कब बोनी है, या मौसम कब बदलेगा, या फेस्टिवल्स कब आएंगे, या उससे भी बड़ा सवाल कि जब इंसान के पास समय देखने के लिए कोई मशीन नहीं थी तब वो समय को समझता कैसे था। आज हमें टाइम देखने के लिए सिर्फ स्क्रीन देखनी पड़ती है, लेकिन हजारों साल पहले भारत में एक ऋषि ने स्क्रीन नहीं आसमान को देखा था। उन्होंने सन की मूवमेंट देखी, मून के बदलते हुए एंगल्स को ऑब्जर्व किया, स्टार्स की पोजीशन को समझा और फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन को एक मैथमेटिकल सिस्टम में बदला। उस ऋषि का नाम था ऋषि लगद। और आज की कहानी सिर्फ एक कैलेंडर बनाने वाले इंसान की नहीं है, ये कहानी है उस समय की जब भारत में आकाश को सिर्फ देखा नहीं जाता था, उसे कैलकुलेट भी किया जाता था। सो गाइज, वेलकम टू ऋषि टू रिसर्च। आज हम बात करेंगे महर्षि लगद की, जिन्होंने समय को सिर्फ गुजरते हुए नहीं देखा बल्कि उसे मेजर करने की कोशिश की। तो आखिर थे कौन महर्षि लगद? उनकी पर्सनल डिटेल्स हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति की बायोग्राफी से ज़्यादा उसका वर्क उसकी पहचान, उसका काम उसकी पहचान बनता है। लगद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनका नाम जुड़ा है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्राचीन ग्रंथ से, जिसे हम कहते हैं वेदांग ज्योतिष। और यहाँ एक बात मैं क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आज हम जैसे ही ज्योतिष शब्द सुनते हैं ना, तो हमारा माइंड यूजुअली हॉरोस्कोप, भविष्यवाणी या कुंडली की तरफ भाग जाता है, लेकिन वेदांग ज्योतिष का जो कोर कंसर्न था वो कुछ और था। वो समय की गणना, सूर्य और चंद्रमा की गति, ऋतु, तिथि और नक्षत्र जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सवाल ये था कि आसमान की मूवमेंट को समझकर धरती पर समय कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। वेदांग ज्योतिष के दो मेजर वर्जन्स माने जाते हैं। एक कहा जाता है ऋग्वेद परंपरा से जुड़ा हुआ है और दूसरा माना जाता है यजुर्वेद परंपरा से। लेकिन दोनों के पीछे कोर कंसर्न सिर्फ एक ही था, दैट इज कि टाइम को रिलायबल बनाना। लेकिन समय को कैलकुलेट करने की नीड क्या थी, जरूरत क्यों थी? आज हमें कैलेंडर एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती है, इट्स वेरी यूजुअल फॉर अस, लेकिन कैलेंडर हमारी सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज में से एक है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी सिर्फ क्लॉक से नहीं चलती है। एग्रीकल्चर को सीजन चाहिए, रिचुअल्स को टाइमिंग चाहिए, फेस्टिवल्स को लूनर साइकिल से सिंक्रोनाइज करना होता है, ट्रैवल, फार्मिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब में टाइम कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। एंशिएंट इंडिया के सामने भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, और प्रॉब्लम बहुत सिंपल नहीं थी, क्योंकि नेचर एक ही क्लॉक पर नहीं चलती। सन का अपना साइकिल होता है, मून का अपना। अगर आप केवल लूनर मंथ्स फॉलो करेंगे तो लगभग 12 लूनर मंथ्स सोलर ईयर से छोटे पड़ते हैं। धीरे धीरे ये डिफरेंस एक्यूमुलेट होता जाता है, और अगर उसे एडजस्ट नहीं किया जाए तो लूनर कैलेंडर सीजन से शिफ्ट होने लगता है। अब यहाँ असली ब्रिलियंस आती है। हमारे एंसेस्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था चांद और सूरज की दो अलग अलग क्लॉक्स को एक कैलेंडर में कैसे मिलाया जाए। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके घर में दो घड़ियां हैं और दोनों ऑलमोस्ट ठीक चलती हैं, लेकिन एक घड़ी थोड़ी सी तेज चल रही है और दूसरी वाली थोड़ी सी धीमी चलती है। एक दो दिन में आपको शायद कोई फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ महीने बाद दोनों अलग अलग समय दिखाने लगेंगी। सोलर और लूनर साइकिल्स के बीच भी कुछ ऐसा ही चैलेंज था। लूनर ईयर और सोलर ईयर परफेक्टली इक्वल नहीं है। इस डिफरेंस को कैलेंडर में करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। इसीलिए भारतीय कैलेंडर ट्रेडिशन में एक्स्ट्रा लूनर मंथ जोड़ने की व्यवस्था बनाई गई, जिसे हम आज अधिक मास के नाम से जानते हैं। इसका बेसिक पर्पस बहुत प्रैक्टिकल है, लूनर कैलेंडर को सीजन्स के साथ अलाइंड रखना। यानी कैलेंडर सिर्फ डेट्स बताने का टूल नहीं था, ये नेचर के अलग अलग साइकिल्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का एक सिस्टम था, और यही इस पूरी स्टोरी की सबसे फैसिनेटिंग बात है। हम कैलेंडर को पेपर या ऐप से समझते हैं, लेकिन असल में कैलेंडर नेचर की मैथमेटिक्स है। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, क्या? तिथि। आज हमारी डेट रात 12 बजे बदल जाती है, लेकिन तिथि का लॉजिक क्लॉक बेस्ड नहीं है। ये सन और मून की रिलेटिव एंगुलर पोजीशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि सूर्य और चंद्रमा आसमान में एक बड़े सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हैं। दोनों की अपेरेंट स्पीड अलग है।
जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से एंगुलर डिस्टेंस बनाता है, लूनर फेज बदलता है। इसी चेंजिंग रिलेशनशिप को डिविजन्स में समझने से तिथि का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि तिथि को समझने के लिए एंशिएंट ऑब्जर्वर सिर्फ आज कौन सी डेट है से नहीं पूछ रहा था, वो रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर रहा था। सन कहाँ है, मून कहाँ है, दोनों के बीच एंगुलर सेपरेशन कितना है। मतलब टाइम को आइसोलेटेड नंबर की तरह नहीं, सेलेस्टियल रिलेशनशिप की तरह समझा जा रहा था। अमावस्या के आसपास सूर्य और चंद्रमा की अपेरेंट डायरेक्शन करीब होती है। पूर्णिमा के समय वे आसमान में लगभग अपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं। यानी मून की चेंजिंग लाइट सिर्फ ब्यूटी नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन भी थी। स्काई वॉज नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन, स्काई वॉज अ डेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र सिस्टम। इसे समझना और भी बहुत मज़ेदार है। आप ऐसा समझिए कि आप किसी रोड ट्रिप पर जाते हैं और हर थोड़ी डिस्टेंस में आपको माइलस्टोन दिखाई देता है, जैसे दिल्ली 50 किलोमीटर्स, जयपुर 20 किलोमीटर्स। इन मार्कर्स से आपको पता चलता रहता है कि जर्नी में आप कहाँ हैं। एंशिएंट ऑब्जर्वर्स ने स्काई में भी मार्कर्स बनाए। तो मून जिस अपेरेंट पाथ पर ट्रैवल करता दिखाई देता है, उस बेल्ट को स्टेलर रेफरेंस पॉइंट के थ्रू डिवाइड करके उसकी पोजीशन को ट्रैक किया गया। इस फ्रेमवर्क में 27 नक्षत्रों का सिस्टम हमें दिखाई देता है, जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। अब नक्षत्र को हम सिर्फ यहाँ पे मिस्टिकल नेम्स की तरह नहीं देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये मून की पोजीशन ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेमवर्क भी था। यानी आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो स्काई है वो बहुत बहुत बड़ा विशाल सा डायल है, आपके स्टार्स उसके मार्कर्स हैं और मून उसकी मूविंग हैंड है। आज हम जीपीएस पर मूविंग डॉट देखते हैं, उस समय मून की पोजीशंस देखी जाती थी। टेक्नोलॉजी अलग थी, लेकिन ह्यूमन प्रॉब्लम वही थी। वेयर आर वी इन द साइकिल? सूरज को भी पढ़ा जा रहा था। ऋषि लगत से जुड़ी परंपरा का ऑब्जर्वेशन सिर्फ मून तक लिमिटेड नहीं था, सोलर साइकिल भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। साल के दौरान सनराइज की पोजीशन बदलती है, डे लेंथ बदलती है, नाइट लेंथ भी बदलती है, सीजन्स शिफ्ट होते हैं। सोलिस्टिस के आसपास ये मूवमेंट डायरेक्शनली टर्न होता हुआ दिखाई देता है। एंशिएंट कल्चर्स के लिए ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल क्यूरियोसिटीज नहीं थी, इनका सीधा कनेक्शन एग्रीकल्चर, रिचुअल टाइमिंग और सीजनल प्लानिंग से भी था। और ज़रा सोचिए, आज हम सैटेलाइट्स और प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके शुरुआती वर्जन्स ह्यूमंस ने शैडोज, होराइजन और रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से समझना शुरू किए थे। यही साइंस का फर्स्ट स्टेप है, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, कंपेयर, कैलकुलेट और फिर एक पैटर्न को खोजो। ऋषि लगत की स्टोरी का सबसे बड़ा रिसर्च कनेक्शन शायद यही है। साइंस हमेशा लैबोरेटरी कोट पहनकर शुरू नहीं होता। कभी कभी साइंस की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से होती है, क्या ये पैटर्न हर बार रिपीट होता है? तो ऋषि लगत की असली लेगेसी आखिर फिर है क्या? ऋषि लगत के बाद इंडियन एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में कई एक्स्ट्रॉर्डनरी नेम्स हैं, लाइक आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। हर स्कॉलर ने नॉलेज को और आगे बढ़ाया, लेकिन नॉलेज ट्रेडिशंस अचानक पैदा नहीं होते, ये लेयर्स में ग्रो करती है। एक जनरेशन ऑब्जर्वेशन करती है, दूसरी कैलकुलेशन इंप्रूव करती है, तीसरी मॉडल बनाती है और चौथी उसे चैलेंज करती है। ऋषि लगत उस अर्ली ट्रेडिशन का हिस्सा थे जिसने टाइम रेकनिंग को सिस्टमैटिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से जोड़ने की कोशिश की। और उनकी स्टोरी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर समझाती है कि हम अक्सर एंशिएंट नॉलेज को दो एक्सट्रीम्स में देखते हैं। या तो हम कहते हैं कि एंशिएंट पीपल को कुछ पता ही नहीं था, या फिर हम हर चीज़ को मिरेकुलस बना देते हैं। दोनों अप्रोचेस गलत है। असल रिस्पेक्ट तब है जब हम जेन्युइनली समझें कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे कैलकुलेट किया और वो कहाँ तक पहुंचे। ऋषि लगत की ग्रेटनेस इस बात में नहीं है कि उनके पास मॉडर्न टेलीस्कोप नहीं था, फिर भी वो मॉडर्न साइंटिस्ट जैसे थे। उनकी ग्रेटनेस इसमें है कि अवेलेबल टूल्स के साथ उन्होंने नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व किया और टाइम को मैथमेटिकल स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। दैट इटसेल्फ इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग। आज हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है। हमारी वॉचेस हमारे स्टेप्स को काउंट करती है, फ़ोन स्लीप को ट्रैक करते हैं, ऐप्स प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं और सैटेलाइट्स क्लाइमेट डेटा भेजती है। लेकिन शायद हमारी प्रॉब्लम अब बदल गई है। पहले इंसानों के पास बहुत लिमिटेड डेटा था, वो पैटर्न्स को खोजते थे। आज हमारे पास अनलिमिटेड डेटा है, लेकिन कई बार हम मीनिंग नहीं खोज पाते हैं। ऋषि लगत की स्टोरी हमें मेजरमेंट का डीपर पर्पस समझाती है। मेजरमेंट का मतलब सिर्फ नंबर्स को गैदर करना नहीं है, कलेक्ट करना नहीं है। मेजरमेंट का मतलब है केओस में रिदम को पहचानना, नेचर में पैटर्न देखना और ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदलना।
उन्होंने शायद हमें टाइम कंट्रोल करना नहीं सिखाया, उन्होंने उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाई कि टाइम को ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा, क्योंकि जिसे आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं उसका पैटर्न धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगता है, और जहाँ पैटर्न दिखाई देने लगता है वहीं से रिसर्च शुरू होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलेंडर में कोई तिथि देखें या अधिक मास का नाम सुने या पंचांग में कोई नक्षत्र के बारे में पढ़े, तो उसे सिर्फ एज अ ट्रेडिशन मत देखिएगा, उसके पीछे हजारों वर्ष की एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी भी देखिएगा। वो क्यूरियोसिटी जिसने आसमान की तरफ देखकर पूछा कि ये सब रिपीट क्यों होता है, सीजन्स वापस क्यों आते हैं, चांद बदलता क्यों है, साल को मेजर कैसे करें। और शायद यही भारत की नॉलेज ट्रेडिशन की सबसे ब्यूटीफुल बात है। यहाँ यूनिवर्स को सिर्फ वर्शिप नहीं किया गया, उसे ऑब्जर्व भी किया गया, मेजर भी किया गया और समझने की कोशिश भी की गई। ऋषि लगत की कहानी हमें यही याद दिलाती है, रिसोर्सेज कम होना रिसर्च की सबसे बड़ी लिमिटेशन नहीं है, क्यूरियोसिटी का खत्म हो जाना है। क्योंकि जब सवाल सही हो तो आसमान भी लेबोरेटरी बन सकता है। अगर आपको आज का एपिसोड मीनिंगफुल लगा हो तो कमेंट में बताइए कि अगला ऋषि टू रिसर्च एपिसोड आप किस एंशिएंट थिंकर या साइंटिस्ट पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ऋषि और एक नए रिसर्च कनेक्शन के साथ। तब तक फॉलो कीजिए अपने और हमारे सोल को। नमस्कार।